फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास से हम लोग पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने आपको जो भूगोल में विचारधाराएं हैं इनको कई बार पढ़ाया हुआ है, लेकिन देखिए ये क्लासेस इस मायने में अलग होगी कि इन क्लासेस में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, जो आपका जेआरएफ का लक्ष्य होता है, तो जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, जो अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, इसके साथ ही जैसे राजस्थान में आरपीएससी का ग्रेड 1 वगैरह एग्जाम होते हैं जो लेक्चरर वगैरह के लिए होते हैं। इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों की ये क्लासेस होगी। यानी कि यहाँ पर जो आपका कंटेंट होगा उसको मैं इस तरह से बनाऊंगा कि आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। देखिए, एक बात आपको मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि सर क्लासेस का पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाइए, आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर एक फॉर्म दिया रहता है जहाँ पे आपको अपना नाम नंबर डालना होता है और फिर उसी नंबर पे आपको पीडीएफ को व्हाट्सएप कर दिया जाता है। एक दूसरी बात है कि जो लोग पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए या यूपीएससी के लिए, वो पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताई है और इस वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जो फर्स्ट कमेंट होगा वहीं पर आपको पेड क्लासेस को लेकर के जो वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी पे। और देखिए, पहली क्लास हमारी है नियतिवाद की। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये नियतिवाद क्या है। देखिए, हमको एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसे समय में चलना है जबकि विज्ञान ने ज्यादा तरक्की नहीं की थी। विज्ञान ने कुछ तरक्की की थी, थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी। तो मनुष्य का जीवन परिस्थितियों के अधीन था। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जमीन है और आप इसके ऊपर कृषि करना चाहते हैं। तो आप इसके ऊपर, अगर आपके पास मान लीजिए जल कम मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि पर्याप्त जल नहीं है, तो आप इसके ऊपर ऐसे ही कृषि कर पाएंगे जिसमें जल जो है ज्यादा ना चाहिए हो। जैसे कि बाजरा वगैरह की आप खेती कर सकते हैं। लेकिन फिर आप चलिए इसी को आप कल्पना में रखते हैं कि जल हमारे पास कम है, इसलिए हम कैसी कृषि कर सकते हैं? बाजरा वगैरह की कृषि कर सकते हैं जिसमें कि जल की कम मात्रा की जरूरत होती है। तो अब हम क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे कि देखिए, जैसी प्रकृति है उसी के हिसाब से जीना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह की हमारे आसपास का वातावरण है, जैसी हमारी मृदा है, जिस तरह की हमारी वायु में आर्द्रता है, जिस तरह का हमारा आस-पास पेड़-पौधे वगैरह हैं जिसको कहते हैं वनस्पतियाँ हैं, उसके अनुसार ही हमको जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए एक रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं तो आपको उस तरह का जीवन जीना पड़ेगा और अगर आप एक बर्फीले इलाके में रहते हैं तो उस तरह का जीवन जीना पड़ेगा। यानी हम क्या निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि जैसी जहां पर प्रकृति होगी, जहां पर जैसा वातावरण होगा, उसी के अनुसार मनुष्य का जीवन होगा। तो इसी से आई नियतिवाद की थ्योरी। यानी कि जो भूगोल वेत्ता थे शुरुआती समय के, स्टार्टिंग के टाइम के, उन्होंने इसी चीज को ऑब्जर्व किया कि देखिए, आसपास का जो पर्यावरण है वही मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है। और एक कदम और आगे बढ़ते हुए इन्होंने ये मान लिया कि जो प्रकृति है या जो वातावरण है, उसके मनुष्य का जीवन अधीन होता है। अधीन का मतलब है जैसे कि एक सर्वेंट होता है, वो अपने बॉस के अधीन होता है। जो बॉस कहेगा वो सर्वेंट को करना होगा। वैसे ही प्रकृति क्या है हमारी? एक तरह से आप कह लीजिए, समझने के लिए इसको बॉस कह लीजिए। बॉस है, एक तरह से आपकी सीनियर है और आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा प्रकृति चाहेगी। यानी कहीं न कहीं जो मनुष्य का जीवन है, वो प्रकृति के अधीन है। यही थ्योरी आई नियतिवाद। अब देखिए, नियति यानी क्या होता है? भाग्य। नियति को कहते हैं नियति का मतलब होता है भाग्य। तो मनुष्य के भाग्य का निर्माता कौन है? प्रकृति ही मनुष्य के भाग्य की निर्माता है। अब जब मैं प्रकृति कहता हूँ तो आप गलत मत कराइएगा।
ऐसा नहीं है कि आपने प्रकृति की जगह वातावरण लिखा आ गया तो आपने गलत समझ लिया इसको, नहीं। प्रकृति लिखा हो, वातावरण लिखा हो, परिस्थितियाँ लिखा हो, यानी कि पर्यावरणीय परिस्थितियाँ लिखा हो, ये सभी एक ही चीज़ें हैं, चाहे पर्यावरणीय परिस्थिति हो, चाहे वातावरण हो, चाहे प्रकृति हो, और इसी के अधीन मनुष्य का जीवन है या मनुष्य का भाग्य इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है। तो एक कथन देख लेते हैं। प्लेट ने कहा कि नियतिवाद का अर्थ है या डिटर्मिनिज्म का अर्थ है कि मानव जीवन में होने वाली हर घटना या परिस्थिति, यानी मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से जो मौजूद परिस्थितियां हैं उसके कारण होता है। जैसे कि एक स्थान पर मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां की परिस्थितियां, वहां की प्रकृति वैसी ही है। अब देखिए, ये मैंने आपको जो थ्योरी समझा दी है, इससे अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कर पाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लीजिए जगह पे आता है कि निम्न में से कौन सा नियतिवादी कथन है, और वहां पर एक कथन दिया हुआ है कि मनुष्य का जीवन प्राकृतिक घटनाओं से निर्धारित होता है। आप तुरंत समझ जाएंगे ये जो है नियतिवादी कथन है। तो देखिए, जो प्रारंभिक नियतिवादी थे वो कहते थे कि भौतिक पर्यावरण जो है वो मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है। उनका निवास स्थान कैसा है, जैसे कि किसी स्थान पे बारिश ज्यादा होती है तो आप घर कैसे बनाएंगे? जिनकी छत ढलुआ होगी, जिसके ऊपर से आराम से पानी बह करके निकल जाए। तो ये जो ज्यादा वर्षा की परिस्थिति है, इसने आपके जीवन का निर्माण किया। यही चीज प्रारंभिक नियतिवादियों ने कही, और दूसरे विश्व युद्ध तक ये नियतिवादी दर्शन किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता रहा। इसका मूल भाव क्या है? अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर है, उसी की वजह से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य के जीवन में भी अंतर है। ये चीज नियतिवाद कहती है। यानी कि मान लीजिए, मेरा जो जीवन है वो सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों से अलग है। अब अलग किस मामले में है? हमारी परंपराएं अलग हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ कृषि होती है, तो हमारा त्योहार जैसे होली है, दिवाली है, ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और कृषि किससे संबंधित है? हमारे मौसम से संबंधित है। जब देखिए मौसम होगा अनुकूल, तभी आपकी गेहूं की फसल तैयार होगी, तभी आप उसको काटेंगे और तभी आप होली का त्योहार मनाएंगे। यानी हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से प्रकृति निर्धारित कर रही है। केवल ऐसा नहीं है कि कपड़ों को निर्धारित कर रही है या घर को निर्धारित कर रही है, पूरे के पूरे जीवन को। आप कौन सा त्योहार मनाते हैं, आप किन चीजों में विश्वास करते हैं, आप भगवान में किस रूप में विश्वास करते हैं, ये सारी चीजें इससे निर्धारित हो रही हैं कि आपका प्राकृतिक वातावरण कैसा है। और अलग-अलग जो प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ पर मनुष्य का व्यवहार भी अलग-अलग होता है। जैसे मैंने कहा, सहारा मरुस्थल में मनुष्य का व्यवहार अलग होगा, अंटार्कटिका या आर्कटिक क्षेत्रों में मनुष्य का व्यवहार अलग होगा, भारत में मनुष्य का व्यवहार अलग है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ अलग-अलग है। अब देखिए, इसी का यहीं पे आपको एक काट भी बता देता हूँ। बहुत बार आप देखेंगे कि एक ही जैसी जलवायु में भी अलग-अलग तरह का मानव जीवन देखने को मिलता है। एक ही जैसे पर्यावरण में भी अलग-अलग तरह का मनुष्य का जीवन देखने को मिलता है। जैसे कि हो सकता है एक ही जगह पर कुछ लोग हो, मनुष्य का कोई समुदाय हो जो पशुपालन करता हो, जबकि एक दूसरा समुदाय हो जो क्या है, आखेटक हो, चरवाहा हो, यानी कि जो जानवरों को चराता हो। थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ। एक पशुपालन की जगह पे कह दीजिए कृषि, यानी कि मनुष्य का एक समुदाय हो सकता है जो कृषि करता हो, यानी एक जगह पे रहता हो, और दूसरा समुदाय हो सकता है जो चरवाहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता हो, यानी कि एक ही वातावरणीय परिस्थितियां हैं, फिर भी मनुष्य का व्यवहार अलग अलग है। ये आगे हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ये संभववाद के अंदर आएगा। जो आपकी प्रोबेबिलिज्म है उसके अंतर्गत, सॉरी, जो आपकी पॉसिबिलिज्म की थ्योरी है उसके अंतर्गत ये आएगा। इसको यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में आ जाए कि जो नियतिवाद है इसके विरोध में संभववाद आता है, जो ये कहता है कि प्राकृतिक वातावरण से मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निर्धारित नहीं होता है। बस इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं, आगे अपनी थ्योरी पे आते हैं। तो नियतिवादी विचारधारा कहती है, इतिहास, संस्कृति, जीवन शैली
ये सारी चीजें, इसके साथ ही किसी समाज या राष्ट्र का कितना विकास होगा, ये सब भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। देखिए, बार बार एक ही चीज आपके सामने आ रही है और इसी तरह से कथन बनाए जाते हैं। जब आपके सामने आएगा संभववाद, हाँ, और वहाँ पर मान लीजिए एक एक आपके सामने ऑप्शन है कि किसी राष्ट्र का कितना विकास होगा, यह वहाँ के भौतिक पर्यावरण पे निर्भर करता है। ये कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये नियतिवाद से संबंधित कथन है। अच्छा, एक लाइन और रह गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। नियतिवाद मनुष्य को एक निष्क्रिय इकाई मानता है। देखिए, निष्क्रिय क्या होता है? सक्रिय क्या होता है? जैसे अगर आप अपने घर के सक्रिय मेंबर हैं, तो जो आपके घर के काम हैं, उन सभी में आप भाग लेंगे। जितने भी निर्णय हैं, उनमें आप भाग लेंगे। अगर आप निष्क्रिय हैं, तो क्या है? निर्णय प्रक्रिया में आपका कोई योगदान नहीं होगा। तो ये जो नियतिवाद है, ये मनुष्य को निष्क्रिय इकाई मानता है। अब देखिए, पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं मानता है, इसलिए कि हम लोग मोटी-मोटी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब अलग-अलग भूगोलवेत्ता अलग-अलग तरह से बात करते हैं। कोई इसको पूरी तरह से मनुष्य को निष्क्रिय मान सकता है, जबकि एक दूसरा भूगोलवेत्ता होगा कि नहीं, जो कहेगा कि नहीं, पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है। तो मोटा-मोटा समझ लेते हैं कि नियतिवाद मनुष्य को एक निष्क्रिय, इनएक्टिव इकाई, एक इनएक्टिव यूनिट मानता है डिसीजन में। यानी कि डिसीजन का पूरा अधिकार किसके पास है? प्रकृति के पास है। प्राकृतिक जो कारक हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो नेचुरल फैक्टर है, वो डिसीजन को प्रभावित करते हैं मनुष्य के, वही मनुष्य को डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। और मनुष्य कैसा है? इनएक्टिव है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके लिए है, नियतिवाद के बारे में कौन-कौन से कथन सही है? अब आपको पहले देखिए यहाँ पर क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि थ्योरी जो है, वो डिटर्मिनिज्म है या नियतिवाद है। और इससे संबंधित अब हम लोग कथन देखते हैं। पहला कथन है प्लेट के अनुसार, नियतिवाद का अर्थ है कि मानव जीवन की घटनाएं पहले से मौजूद परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य होती है। देखिए, थोड़ी-सी हिंदी भी या तो आपकी मजबूत होना चाहिए या आप इंग्लिश को समझ पाएँ। अपरिहार्य का मतलब होता है जिनको टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लेट ने ये कहा कि नियतिवाद का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होगा, वो परिस्थितियों के कारण, वातावरण के कारण अनिवार्य रूप से होता है। यानी कि अगर कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, तो मनुष्य का जीवन वैसा ही होगा। अब हो सकता है आप ये ना जानते हो कि प्लेट ने इस बात को कहा या नहीं कहा। इसका तरीका क्या होता है? देखिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एक लिस्ट बनाइए जिसमें अधिकतर, सभी को तो आप शामिल नहीं कर पाएँगे, अधिकतर नियतिवादी विचारकों को शामिल कर लीजिए। तो आपने जैसे जान लिया कि चलिए, जो रेटजेल हैं, आपने इनको लिया, आपने एलन चर्चिल सैंपल को लिया। इस तरह से आपने एक लिस्ट बनाई, आपको ये पता चल गया कि ये सभी नियतिवादी हैं। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी एग्ज़ाम में देखते ही तुरंत कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, ये नियतिवादी तो है। दूसरी चीज़ आपको क्या क्लियर हो जाएगी कि जो कथन दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया था कि मनुष्य की जीवन की जितनी घटनाएँ हैं, वो परिस्थितियों के कारण घटती हैं। तो ये भी आपको पता है कि हाँ, ये नियतिवादी ही कथन है। यानी कि ये बात नियतिवादी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, ये भी नियतिवादी है, ये नियतिवादी विचारधारा में विश्वास रखता है और जो बात कही जा रही है, वो भी नियतिवादी है। तो संभवतः ये बात इसी ने कही होगी। अब आपको शायद ये नहीं पता हो कि प्लेट ने कहा था या नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ श्योर हो सकते हैं कि हाँ, प्लेट ने ऐसा ही कुछ कहा होगा। फिर बात आती है दूसरा कथन देखिए, प्रारंभिक नियतिवादियों के अनुसार मानव गतिविधियां भौतिक पर्यावरण के कारकों से नियंत्रित होती हैं। यानी कि जो मनुष्य का जीवन है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से नियंत्रित होता है। ये भी आपका कथन सही है, हम लोग जानते हैं। तीसरा है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में मानव व्यवहार में समानता देखी जाती है। अब आप खुद सोच सकते हैं, क्या ये संभव है कि जब विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में पर्यावरण अलग-अलग है, अभी मैंने आपको बताया कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में जब पर्यावरण अलग-अलग है, तो मनुष्य का व्यवहार कैसे एक समान हो सकता है? तो ये कथन गलत है तीसरा। अब देखिए, जिसमें तीसरा ऑप्शन है उसको हम लोग हटा देते हैं। ए हट गया, सी हट गया, डी हट गया। तो चौथा ऑप्शन अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल बी ही बच रहा है।
इस तरह से आपका थोड़ा-सा एग्ज़ाम में टाइम भी बच जाएगा, एक ऑप्शन के ऊपर आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा और सही आंसर भी आपको मिल गया, तो सही आंसर हो गया बी। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि भौगोलिक नियतिवाद डेवलप कैसे हुआ, यानी कि सबसे पहले किसने इस दिशा में प्रयास किए, किसने इस थ्योरी को विकसित किया और फिर आगे क्या-क्या हुआ। तो देखिए जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, इसकी वजह से मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से मनुष्य का डिसीजन प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसको समझने का पहला प्रयास किया गया था ग्रीक यानी यूनानी और रोमन विद्वानों द्वारा। क्योंकि देखिए पुराने समय में जो सबसे ज्यादा विकसित सभ्यताएं थीं, वो यूनानी और रोमन सभ्यताएं ही थी। तो जाहिर सी बात है, जहां पे तरक्की होगी वहीं पे इस दिशा में प्रयास भी होंगे कि मनुष्य के जीवन को समझा जाए। तो यूनान और रोमन के जो विद्वान थे, उन्होंने क्या प्रयास किया कि मनुष्य के जो शारीरिक गुण है, यानी कहीं पे लोग लंबे हैं, कहीं पे लंबाई कम है, कहीं पे गोरे हैं तो कहीं पे काले हैं। मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो संस्कृति है, इसके ऊपर प्राकृतिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को समझाने का प्रयास किया पहला यूनानी और रोमन विद्वानों ने। इसके बाद देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि जो भूगोलवेत्ता थे, उन्हीं ने इस दिशा में प्रयास किया। यानी कि अलग-अलग फील्ड के जो लोग थे, उन सभी ने इस दिशा में प्रयास किया, नियतिवादी दृष्टिकोण को समझाने का। जैसे हिप्पोक्रेट्स जो है, ये चिकित्सक था। इसने जलवायु और स्वास्थ्य के संबंध को समझाया, यानी जलवायु और स्वास्थ्य में क्या संबंध है। अरस्तु जो दार्शनिक था, इसने बताया कि विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका स्वभाव जलवायु से किस प्रकार प्रभावित होता है, यानी कहीं पे लोग डरने वाले हैं तो कहीं पे बहादुर हैं, ये किस तरह से जलवायु से प्रभावित होता है। अब वो देखिए यहाँ पर सभी का मैंने नाम लिख दिया है, उनका प्रोफेशन लिख दिया है, जैसे पॉलीबियस इतिहासकार था, हेरोडोटस इतिहासकार था, और इन्होंने किस चीज को समझाया ये भी मैंने लिख दिया है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको याद करना है, पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा अरस्तु के विचारों को समझते हैं। देखिए अरस्तू ने, अब जहाँ पर मैं आपको उतनी लेंदी क्लास में नहीं ले जाऊंगा, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसका कारण है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आएगा एक कथन। तो अगर आपको अरस्तू मोटा मोटा समझ में आता है कि अरस्तू एक नियतिवादी विचारक था, तो आप समझ जाएंगे कि अरस्तू ने क्या कहा होगा। तो अरस्तू ने कहा कि देखिए जो उत्तरी यूरोप के लोग हैं, वो साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन बुद्धिमान कम होते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम कठोरता देता है। देखिए आप एक ठंडे मौसम में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो जाहिर सी बात है आप एक कठिन वातावरण में रह रहे हैं, तो आप साहसी हो जाएंगे, लेकिन बौद्धिक विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। वहीं पे जो एशिया के लोग हैं, वो यद बुद्धिमान होते हैं, लेकिन साहस कम होता है, डरपोक होते हैं, इस बात को अरस्तू ने कहा। रोम की जो महानता है, अरस्तू ने कहा जो रोमन सभ्यता जो इतनी महान हो गई, उसके पीछे भी वहां की जलवायु और भौगोलिक स्थितियां ही उत्तरदायी हैं। इसी तरह से देखिए स्ट्रैबो ने भी सेम यही काम किया। इसने बताया कि जलवायु, स्थल भूप मतलब आप पहाड़ पे रहते हैं, या आप जहाँ पे रहते हैं वो मैदानी क्षेत्र है, नदियाँ बहती हैं या मरुस्थल है, यानी किस तरह का लैंडस्केप है। तो जलवायु, लैंडस्केप और जो संसाधन है, कोयला पाया जाता है, जल पाया जाता है, इस इन सभी चीजों को स्ट्रैबो ने कहा कि ये मनुष्य की उन्नति के मुख्य कारण है। जैसे कि कहीं पे कोयला पाया जाता है, तो वहां पर मनुष्य ज्यादा उन्नति कर सकेगा। अब देखिए इसी को यहीं पे हम लोग थोड़ा सा काटते भी हैं, यानी इसके एक अगेंस्ट में भी देखते हैं संभववाद को। देखिए मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहाँ पे पेट्रोलियम तो सालों से था, लेकिन क्या वहां के मनुष्य ने उन्नति कर ली? ऐसा नहीं है। जब पेट्रोलियम का एक तो महत्व पता चला, फिर उसको निकालना कैसे है जमीन से, एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, ये पता चला, यानी जब साइंस ने तरक्की की, तभी वहां का समाज उन्नत हो पाया। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी स्थान पे किस तरह का वातावरण है, उसी से पूरी तरह से मनुष्य का जीवन निर्धारित होगा। इसी बात को संभववाद ने बताया कि जो साइंस होती है, यानी कि जो विज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, ये मनुष्य के जीवन पे प्रभाव डालते हैं। इसको जैसा कि मैंने कहा, संभववाद वैसे हम लोगों को बाद में पढ़ना है, लेकिन अगर चीजों को जोड़ करके समझा जाए, एक साथ समझा जाए, तभी एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। वरना क्या होता है, थ्योरी आपको रटी जैसी लगेगी,
अगर आप ये समझते हैं कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ नियतिवाद कह रहा है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं कह रहा है, संभववाद ने इस बात के विरोध में ये कहा। तो अब आप कंप्लीटली जानते हैं कि अच्छा ये थ्योरी कैसे विकसित हुई थी। तो खैर, स्ट्रैबो ने क्या कहा कि जहाँ पर जैसी जलवायु होगी, स्थल रूप होगा, संसाधन होंगे, उसी तरह का मनुष्य का विकास होगा। तो आगे बढ़ते हुए देखिए स्ट्रैबो कहता है कि यूरोप का ठंडा मौसम वहाँ के लोगों को बहादुर बनाता है और इसने भी कहा कि जो रोमन साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार हुआ है, वो आप पे इसी वजह से हुआ है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, अच्छी हैं। अरस्तु को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ और कथन हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ठंडे मौसम में रहने वाले लोग शारीरिक रूप से कम बलवान होते हैं, लेकिन साहसी अधिक होते हैं, स्पष्ट होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं और कम चालाक होते हैं। जबकि गर्म मौसम में रहने वाले लोग जो हैं वो भयभीत रहते हैं, डरने वाले होते हैं, कमजोर शरीर वाले होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। देखिए एक यहाँ पे मुझको लगता है गड़बड़ हो गई है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा होगा कि ठंडे मौसम में रहने वाले लोग शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, तो इसको हम लोग करेक्ट करते हुए आगे चलते हैं। देखिए आपके सिलेबस में जो रोमन स्कूल ऑफ थॉट है, जो ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट है, इसके साथ ही जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, इन सभी को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। यानी कि चाहे स्ट्रैबो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे कांट हो, इन सभी को आगे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल इतना जान रहे हैं कि ठीक है, नियतिवाद से कौन-कौन संबंधित था, मोटा-मोटा किसने क्या कहा। जब हम लोग स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ अरबी विद्वान थे जिन्होंने अपने नियतिवादी दृष्टिकोणों को दिया। तो देखिए इन्होंने अरबी विद्वानों ने क्या किया, दुनिया को जलवायु के आधार पे 7 भौगोलिक पट्टियों में बांटा। यानी कि इन्होंने दुनिया को 7 हिस्सों में बांटा, अलग अलग जलवायु वाले 7 हिस्सों में। और इन्होंने फिर क्या किया, जो अलग-अलग जलवायु वाले क्षेत्र थे, वहाँ पे किस तरह की सांस्कृतिक विशेषताएँ आई हैं जलवायु वगैरह की वजह से, इसको समझाने का प्रयास किया। तो जलवायु के आधार पे इन्होंने दुनिया को 7 भागों में बाँटा और ये समझाया कि यहाँ की जो जलवायु वगैरह है, वो कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे सभी का नाम दिया गया है, जैसे अल-बरूनी है, अल-मसूदी है, इब्न हौकल है, अल-इद्रीसी है, इब्न खल्दून है। इन सभी ने नियतिवादी दृष्टिकोण अपना दिया था। जैसा मैंने कहा, जब हम लोग अरबी विद्वानों को पढ़ेंगे, वहाँ पे इनके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। 18वीं सदी में जैसे जॉर्ज टेथम था, इसने भी जो अलग-अलग देशों के में जो मनुष्य के जीवन में भिन्नताएँ हैं, जैसे इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनके और भारत के लोगों के जीवन में जो अलग-अलग भिन्नता है, जो अलग-अलग जीवन है, उसको इसने प्राकृतिक परिस्थितियों से जोड़ करके समझाया। कांट ने देखिए एक कथन कहा था जो अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखिए कांट या कांट कुछ भी लिखा है, आपको समझना है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश में तो क्वेश्चन होता ही है। तो जो कांट है इसने कहा न्यू हॉलैंड या पूर्वी इंडीज के जो लोग हैं उनकी आंखें जो हैं आधी बंद रहती हैं और जब तक उनकी गर्दन पीठ को ना छुए वो दूर तक नहीं देख सकते हैं। तो इस बात को कांट ने कहा था। ये कथन अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था। फिर थॉमस माल्थस, ये वैज्ञानिक नियतिवादी था। इसने जो है माल्थस की आप लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे। इसने बताया था कि किस तरह से जो पर्यावरण है, वो मनुष्य के जो सामाजिक वातावरण है, उसको निर्धारित करता है। यानी माल्थस ने बताया कि किस तरह से मनुष्य का जो सामाजिक वातावरण है, वो पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। एक देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन-किन विद्वानों ने जलवायु के प्रभाव को मानव के साहस, बुद्धि और शारीरिक क्षमता से जोड़ा? अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात पहली क्या है, ये क्वेश्चन सीधे-सीधे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन-कौन से नियतिवादी विचारक हैं? क्यों? ऐसा कथन कि जलवायु से मनुष्य का साहस प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित होती है, शारीरिक क्षमता प्रभावित होती है, ये नियतिवादी ही कहेगा। तो अगर आप केवल इतना भी जानते हैं कि इनमें से कौन-कौन सा नियतिवादी विचारक है,
तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो स्ट्रैबो कहता है यूरोप का ठंडा मौसम वहाँ के लोगों की बहादुरी का कारण है। अरस्तु कहता है कि एशिया का जो गर्म मौसम है, इसकी वजह से यहाँ के लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, उतना ज़्यादा साहस नहीं होता है। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि ठंडे मौसम में रहने वाले लोग साहसी होते हैं और गर्म मौसम में रहने वाले लोग कमज़ोर होते हैं। और माल्थस कहता है कि पर्यावरण से सामाजिक वातावरण की सीमाएँ तय होती हैं। सभी को अभी हम लोगों ने देखा है, चारों कथन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो बड़ी क्लासेस होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए उबाऊ हो जाती हैं। तो इसके ठीक बाद में जो आपको क्लास मिलेगी, उसमें आपको जो 19वीं सदी में नियतिवाद का विकास हुआ है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आपको अगली क्लास जल्दी ही मैं प्रोवाइड करूंगा और उसमें नियतिवाद के जो आगे के विचारक हैं, जो 19वीं सदी में हुआ है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में जो पहला लिंक है, वहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दूसरी बात आती है कि यदि आपको पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक अन्य लिंक है, वहाँ पर क्लिक करिए, आपको एक वीडियो मिलेगा। वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पेड क्लासेस के बारे में और उसके माध्यम से आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे।